हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 27 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला नियम है कूलाम का नियम। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती क्या है? Q1 और Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। देखिए, जब भी कूलाम का नियम आए आपको बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो F समानुपाती है Q1 और Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। अब इसको आपको क्या मानना है? इसको आपको मानना है समीकरण 1 और 2। और यहाँ पर देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2। अब इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के क्या है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसका नाम हमने ए रख दिया और इस पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया, और इनके बीच की दूरी क्या है? आर है। तो कूलाम का नियम जब भी आए आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जब हम समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर के। तो F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ पर K क्या है? K कॉन्स्टेंट है। जहाँ पर K क्या है फ्रेंड्स? यहाँ जहाँ पर K कॉन्स्टेंट है, यानी कि F बराबर हो जाएगा 1/4πε0। तो 1/4πε0 ये क्या है? ये आ गया हमारे कांस्टेंट। क्या है? ये हमारे कांस्टेंट आ गया। तो इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। तो ये है हमारा कूलाम का नियम। तो फ्रेंड्स, जब भी बोर्ड एग्जाम में कूलाम का नियम आपसे 3 नंबर में पूछेगा तो आप इसी प्रकार से लिख करके आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए, आप नीचे लिखना जहाँ सिग्मा नोट निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है? जहाँ सिग्मा नोट निर्वात की वैद्युशीलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से लिख करके आओगे कूलाम का नियम तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। तो देखिए, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है किरचॉफ का नियम। तो देखिए, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम था संधि का नियम, जिसे धारक का नियम भी बोल देते हैं, और दूसरा नियम था वोल्टा का नियम, जिसे हम बंधपाश का नियम भी बोल देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किरचॉफ के ने दो नियम दिए थे। पहला नियम था जिसे संधि का नियम, धारक का नियम भी बोल देते हैं, और दूसरा नियम था वोल्टा का नियम, जिसे हम बंधपाश का नियम भी बोल देते हैं। तो देखिए, प्रथम नियम है जिसको हम धारा का नियम या संधि का नियम बोल देते हैं। तो इसमें देखिए, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, यानी कि सिग्मा ई बराबर क्या होता है? 0। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई बिंदु है। यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है। अब इस बिंदु पर क्या है? इस बिंदु पर ये संधि आकर के मिल रही है, ये धारा आकर के मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, जो संधि की ओर आ रही है, तो ये I6 संधि की ओर आ रही है, या I7 संधि की ओर आ रही है, और ये संधि I1 संधि की ओर आ रही है। लेकिन I5 क्या संधि से दूर जा रही है, क्योंकि एरो क्या है? बाहर की तरफ है। और I4 भी बाहर की तरफ जा रही है, और I3 और I2 भी बाहर की तरफ जा रही है। तो यानी कि जो संधि की ओर आ रही है तो वो वाली क्या रेखाएं क्या होंगी? धनात्मक होंगी, और जो संधि से दूर जा रही है वो क्या होंगी? वो ऋणात्मक होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम नियम क्या कहता है? कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। क्या होता है? कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि सिग्मा ई बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, मैंने नोट करके यहाँ पर लिखा है कि संधि की ओर आने वाली रेखाएं धनात्मक होती हैं, और संधि के दूर जाने वाली रेखाएं क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि संधि की ओर आने वाली रेखाएं धनात्मक होती हैं, जबकि संधि से दूर जाने वाली रेखाएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जो रेखाएं संधि की ओर आ रही हैं तो I1 हो जाएगा प्लस में। अब प्लस, अब देखिए I2 क्या है? संधि से दूर जा रही है, तो ये हो जाएगा -I2। अब यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे। अब देखिए, I3 भी संधि से दूर जा रही है, तो ये हो जाएगा -I3 प्लस। अब I4 भी संधि से दूर जा रही है, तो ये हो जाएगा -I4। अब देखिए, I5 भी हमारी संधि से दूर जा रही है, तो ये हो जाएगा प्लस -I5 प्लस। अब देखिए, I6 संधि की ओर आ रही है, और I7, तो प्लस I6 प्लस I7 इजिकल टू 0। अब देखिए, जो हमारी धनात्मक है वो तो हम यहाँ पर ही रखेंगे, I1 प्लस I6 प्लस I7।
और जो ऋणात्मक है उनको हम क्या करेंगे, उन्हें हम बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे, तो वो हो जाएंगे प्लस में, क्योंकि माइनस में -i2 -i3 -i4 -i5, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, i1 + i6 + i7 इजिकल टू क्या हो जाएगा, i2 + i3 + i4 + i5। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है जो कि हर साल पूछे जाता है। देखिए किरचॉफ का नियम हो गया, बायो-सावर्ट का नियम हो गया, कूलाम का नियम हो गया और व्हीटस्टोन सेतु का नियम। ये ऐसे नियम है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे और ये 3-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आप देखिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था संधि का नियम, जिसे हम धारा का नियम बोल देते हैं, और दूसरा नियम था वोल्टा का नियम, जिसे हम बंधपाश का नियम भी बोल देते हैं। तो अब हम देखेंगे द्वितीय नियम। तो देखिए द्वितीय नियम में हम लिखेंगे वोल्टा का नियम और बंधपाश का नियम। और देखिए फ्रेंड्स, आपको इनके नाम अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम का नाम है वोल्टा का नियम या धारा का नियम। तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय नियम का क्या नाम है और प्रथम नियम का क्या नाम है। तो देखिए द्वितीय नियम कहता है किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि सबसे पहले आप चित्र देखिए और देखिए सिग्मा i r बराबर क्या होता है, सिग्मा e के। तो देखिए ये क्या है, ये एक वैद्युत परिपथ में एक बंधपाश है। तो बंधपाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा है। तो देखिए हमारी जो धारा है वो इस प्रकार बह रही है i1। अब देखिए ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये R3 प्रतिरोध है। ये E1 विद्युत वाहक बल है और E2 विद्युत वाहक बल है, ठीक है। और धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। धारा कहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से प्रवाहित होकर यहाँ पर आकर, अब देखिए I2 में यहाँ पर आनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ पर ना आकर विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट सीधी जाकर इस तरफ से जा रही है। तो यानी कि, और देखिए ये हमारा बंधपाश 1 मान लिया, इसको मान लिया बंधपाश 2। और देखिए जब ये I3 है तो इसको हम लिख सकते हैं I1 + I2, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये है बंधपाश 1, अब हम लिखेंगे बंधपाश 1 के लिए। तो ये हो जाएगा I1 R1 - I2 R2। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये धारा देखिए इस प्रकार से जा रही है, तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये जा रही है अपोजिट साइड में। तो ये हो जाएगा -I2 × R2 इजिकल टू हो जाएगा E1 - I2। तो बंधपाश 1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 × R1 - I2 × R2 इजिकल टू E1 - E2। अब देखिए दूसरे बंधपाश के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 × R2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे जा रही है, यहाँ पर ऐसे सीधी आ रही है। तो I2 × R2 प्लस I3 × R3 इजिकल टू E2। E2 क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर E3 विद्युत वाहक बल नहीं है, सिर्फ E2 है, तो इसलिए यहाँ पर E2 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हो जाएगा I2 × R2 प्लस I1 प्लस I2 × R3 इजिकल टू E2। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अगला है हमारा बायो-सावर्ट का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली 3 मार्क्स से में पूछा जाता है। तो ये है देखिए बायो-सावर्ट का नियम। तो देखिए किसी धारावाही चालक AB के कल्पांश डेल्टा L के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका चित्र बहुत ही आसान है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे एक धारावाही चालक तार। क्या ले लेंगे, ये ले लिया हमने एक धारावाही चालक तार, ठीक है। इसका नामकरण हमने कर दिया, इसका नाम A रख दिया और इसका नाम B रख दिया। अब इस धारावाही चालक तार में क्या करेंगे, एक अल्पांश दूरी ले लेंगे, अल्पांश यानी कि थोड़ी सी दूरी। तो इसका नाम हम रख देंगे डेल्टा L। अब इस अल्पांश से कोई बिंदु P ले लेंगे, कोई बिंदु P ले लेंगे। इस पर हमें क्या निकालना है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें डेल्टा B निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें डेल्टा B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने धारावाही चालक तार लिया जिसका नाम हमने A और B रखा। अब इस AB से क्या है, कोई एक अल्पांश दूरी ले ली जिसका नाम हमने रखा डेल्टा L, ठीक है। अब इस डेल्टा L से कोई बिंदु P पर हमें क्या करना है, हमें डेल्टा B निकालना है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब इस अल्पांश से P को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पर इसकी दूरी हो जाएगी R। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर थीटा कोण बनाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इस धारावाही चालक तार में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी यानी कि I प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और देखिए यही चित्र है, और देखिए आपने ये चित्र देख लिया। अब आपको इसमें 4 बात ध्यान रखनी है कि डेल्टा B समानुपाती किसके है, I के, डेल्टा B समानुपाती किसके है, डेल्टा L के, और डेल्टा B समानुपाती किसके है, साइन थीटा के, और डेल्टा B
व्युत्क्रमानुपाती किसके है, आर स्क्वायर के। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, 2 3 4, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी समानुपाती आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये समानुपाती है, तो बराबर करेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो जाएगा आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बायो-सैवर्ट का नियम। तो देखिए बायो-सैवर्ट के नियम में क्या करना है, तो बायो-सैवर्ट का नियम, किसी धारावाही चालक ए बी के अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो ये देखिए, ये हमारा चित्र है, ये धारावाही चालक तार है ए बी। अब इस ए बी के क्या अल्पांश दूरी है डेल्टा एल, ठीक है। इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस अल्पांश से कोई बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी कि डेल्टा बी निकालना है, और यहाँ पर थीटा कोण है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो डेल्टा बी समानुपाती किसके, आई के। अब सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के उस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, डेल्टा एल के। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की जया के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी समानुपाती है साइन थीटा के। अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु पी की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, अब हम चारों नियम को मिला देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी समानुपाती आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब ये समानुपाती को हम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही हमारा बायो-सैवर्ट का नियम है। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत आसान। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा बायो-सैवर्ट के नियम, और तो आप इस तरह से लिख करके आना, आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोध लेते हैं जिसका नाम पी क्यू आर एस रखते हैं। अब इससे 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एक चतुर्भुज बन जाता है ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए, और बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, और बिंदु बी और डी को एक धारामापी जी को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। तो यही हमारा, ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का ये चित्र है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए जो जो आपने यहाँ पर बनाओगे वही आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, इसमें हम 4 प्रतिरोध लेते हैं जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें 4 प्रतिरोध लेंगे हम, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो ये ले लिया हमने 4 प्रतिरोध, जिसका नाम हम रख देंगे पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इस क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी बनाएगा। अब बिंदु ए व सी के बीच एक सेल लेंगे, अब इस सेल को क्या करेंगे, कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस सेल ई को क्या करेंगे, कुंजी K1 के द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये है कुंजी, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या है, इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये धारा है आई, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु बी व डी के बीच एक धारामापी जी ले लेंगे, बिंदु बी व डी के बीच धारामापी जी को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुंजी K2 के द्वारा जोड़ दिया। अब ये है आई, धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी, इसमें I1 और इधर की साइड I2, यानी कि डायरेक्ट न जाकर ये यहाँ पर क्या हो गई, ये बढ़ जाएगी। इसी प्रकार देखिए ये ऊपर जाएगी और ये हो जाएगी I1 और ये हो जाएगा I2, ठीक है। और ये बाहर जाएगी तो हो जाएगी I। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, देखते हैं, और देखिए जो जो हमने चित्र में बनाया वही हमें रचना में लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर व एस को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं, और बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं, और बिंदु बी तथा डी के बीच एक धारामापी जी को कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार, जो प्रतिरोध है हमारे, उनको इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो इसको हम संतुलन की अवस्था कहेंगे, यानी कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अब इसके आगे हम लिखेंगे बंधपाश ए बी डी ए के, यानी कि ये जो हमारा बंधपाश है ना ए बी डी ए, और ये इसको हम मान लेंगे एक बंधपाश और इसको मान लेंगे हम दूसरा बंधपाश, यानी कि बी डी बी
CDB। तो इसको हम मान लेंगे दूसरा बंधपाश। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हो जाएगा I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। और इसमें क्या हो जाएगा I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बंधपाश ABDA के लिए क्या हो जाएगा, I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों है, माइनस इसलिए आ गया क्योंकि जो धारा उसमें प्रवाहित हो रही थी वो थी विपरीत दिशा में। तो I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो I1 पी बराबर हो जाएगा I2 इंटू आर। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे बंधपाश BCDB के लिए। तो हो जाएगा I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा I1 क्यू इज इक्वल टू I2 एस। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर। जब हम इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा I1 पी अपॉन I1 क्यू इज इक्वल टू I2 आर अपॉन I2 एस। तो ये हो जाएगा P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो यही संतुलन की अवस्था है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण नियम जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।